हाय। आप लोगों ने एक टर्म कॉमनली सुना होगा, अडीनोमायोसिस। अडीनोमायोसिस क्या होता है और ये प्रेगनेंसी ना आने का कारण कैसे बनता है? अडीनोमायोसिस एक समस्या है जो एंडोमेट्रियोसिस जैसी ही होती है। अपनी पिछली सीरीज में हमने बात किया एंडोमेट्रियोसिस की डिटेल के बारे में, क्यों होता है, कैसे इनफर्टिलिटी कॉज करता है, इसका क्या इलाज होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस समस्या के बारे में। एडिनोमायोसिस होता है बच्चादानी का एंडोमेट्रियोसिस, यानी बच्चादानी की अंदर वाली परत जो हर महीने पीरियड में झड़ जाती है और फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन एडवांस होते हैं मिडिल ऑफ द साइकिल में मोटी बनती है अराउंड 7 mm के करीब, और फिर उसके बाद अगली साइकिल में हार्मोन के फॉल की वजह से फिर से ब्लीडिंग की तरह शेड आउट हो जाती है। यही जो लेयर है, अगर ये बच्चादानी की परत में मायोमेट्रियम में डिपॉजिट होती है तो हर महीने हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये स्पॉट्स जो हैं ये बढ़ते हैं, पर अपनी ही जगह जब शेड होने की बारी आती है वहीं ब्लीड कर जाते हैं। इसकी वजह से ये जो बच्चादानी की परत है ये मोटी हो जाती है। तो हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड में हमें ये परत अगर हो सकता है सिर्फ पीछे की तरफ यहाँ मोटी महसूस हो एज कंपेयर टू आगे, और कभी कभार ये जो है एक ग्लोबुलर यूट्रस की फॉर्म में आगे और पीछे दोनों तरीके से अल्ट्रासाउंड में हमें दिखती है। इसे कहते हैं अडीनोमायोसिस। अब ये दो तरीके के हो सकता है, एक होता है डिफ्यूज जिसमें हमने ऐसे बात किया कि परत मोटी हो गई है, और ये जो अंदर वाली लाइनिंग है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, जिसपे जाके भ्रूण चिपकता है, ये और इस परत के बीच में मार्जिन जो है वो फजी हो जाता है, तो हमें अल्ट्रासाउंड पे इन दोनों का डिस्टिंक्शन नहीं दिखता है। इसमें अगर हम नॉर्मल यूट्रस की बात करते हैं और हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एंडोमेट्रियम हमें कुछ ऐसे ट्रिपल लेयर फॉर्मेट में दिखती है, पर जबकि एडिनोमायोसिस हो तो पैथोलॉजिकल जो यूट्रस है, एक तो वो ग्लोबुलर रहता है, दूसरा ये जो मार्जिन्स हैं ये बहुत फजी से दिखाई देते हैं। दूसरे तरीके का एडिनोमायोसिस होता है अडीनोमायोमा। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा रसौली यानी फाइब्रॉइड के बारे में। अब यही डिपॉजिट्स छोटे छोटे अगर एक बड़ा मास बना लेते हैं तो उसे कहते हैं अडीनोमायोमा। ये कभी कभार अल्ट्रासाउंड में रसौली जैसा दिखता है, बट अगेन इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये बॉर्डर्स फाइब्रॉइड में बहुत वेल डिफाइंड होते हैं, बट अडीनोमायोमा में ये बॉर्डर्स बहुत फजी होते हैं, बहुत मर्जिंग होते हैं। और अगर ये अडीनोमायोमा बड़े साइज का है तो ये प्रेगनेंसी आने में दिक्कत करता है और साथ ही मिसकैरेज का भी कारण बनता है। और रिपीटेड अगर आप आईवीएफ करा रहे हैं तो उसमें आईवीएफ फेलियर का भी कारण बन सकता है। इस चीज को एडिनोमायोसिस को एड्रेस करना क्यों जरूरी होता है जब भी कोई इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहा है तो अब एडिनोमायोसिस अगर किसी फीमेल को है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये प्रेगनेंसी आने में तो दिक्कत करेगा ही, जैसे हमने बात किया। साथ ही अगर एडिनोमायोमा प्रेजेंट है तो वो हो सकता है कि बच्चादानी की जो परत है उसके इम्पिंज कर रहा हो, उसका साइज इतना बड़ा हो कि वो उसको डिस्टॉर्ट कर रहा हो, जहाँ पे हमने इवेंचुअली एम्ब्रियोस की इम्प्लांटेशन होनी है। तीसरा होता है मिसकैरेजेस। अब इनको ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जा सकता है? अगर माइल्ड एडिनोमायोसिस है यानी बच्चादानी की परत बहुत मोटी नहीं हुई है और डिफ्यूज फॉर्मेट में है, तो बहुत सारे लोग अगर उनकी ट्यूब्स ठीक है, ओवरीज ठीक है, अंडा ठीक बन रहा है, अपने आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं। और जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तो पीरियड करीब 1.5 साल तक नहीं आते, जिसकी वजह से एडिनोमायोसिस जो है वो डाउनग्रेड हो जाता है। डाउनग्रेड अगर हो जाता है तो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज ऑल्सो बिकम ईजियर। बट अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है या आपका एडिनोमायोसिस ज्यादा ग्रेड का है तो उस केस में फॉर वट एवर रीजन्स नेचुरल प्रेगनेंसी अगर नहीं आती है तो अगेन एज एन एंडोमेट्रियोसिस हमें आईयूआई की तरफ जाना चाहिए। अगर ट्यूब्स ओपन है, शादी को कम टाइम हुआ है और आपका एज कम है और एग रिजर्व अच्छा है, ऐसे में हम टाइम टू प्रेगनेंसी को आईयूआई से कम कर सकते हैं। पर अगर
आपकी ये सारी चीजें मीट नहीं हो रही हैं और आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, उस केस में आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। आईवीएफ में भी इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि जैसे एंडोमेट्रियोसिस में है कि एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस पीरियड बार बार आ रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है, तो हम इसको पहले सप्रेस ना करके आईवीएफ में पहले अंडे निकालें, oocyte रिट्रीवल, एम्ब्रियोज की फ्रीजिंग करें और बाद में इसको 3 से 6 महीना सप्रेस करके, यानी पीरियड ना लाके ऐसी हार्मोन की दवाइयां या इंजेक्शन देके जिससे ये डाउनग्रेड हो जाए, जो ये अपने आप प्रेगनेंसी में होता, उसके बाद एम्ब्रियोज को फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल में हम वापस डालें। इससे ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स आईवीएफ में बहुत अच्छे आते हैं, मिसकैरेज के चांसेस कम होते हैं। साथ ही वो कपल्स जिनके अंदर फीमेल्स में एडिनोमायोमा है, एडिनोमायोमा और फाइब्रॉइड का सेम रूल रहता है, अगर 4 सेंटीमीटर से बड़े हैं या कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं या फिर देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड फेलियर्स और रिपीटेड मिसकैरेजेस, उस केस में पहले एडिनोमायोमा को एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है। सो आईवीएफ में एम्ब्रियोज तैयार करने के बाद अगर एक कैंडिडेट को एडिनोमायोमेक्टमी की जरूरत है तो पहले वो सर्जरी करनी चाहिए और उसके बाद फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करना चाहिए। एनी हाउ द एम शुड बी टू गेट प्रेग्नेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, तभी जाके आपके जो है साइकिल सप्रेस हो जाएंगे, पीरियड्स नहीं आएंगे और ये सारी समस्या डाउनग्रेड हो जाएगी। बहुत बार हम कपल्स को देखते हैं, उनको पहले इसका इलाज दिया होता है, पहले सारा हार्मोनल सप्रेशन दिया होता है और प्रेगनेंसी लाने का ट्रीटमेंट अभी डेफर किया होता है कि 6 महीने बाद करेंगे। ऐसे केसेस में उम्र के साथ साथ और सप्रेशन की वजह से आपका एग बनने की क्षमता जो वो कम होती चली जाती है और अगर एग नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं रहता। तो अगर आपको ये समस्या एडिनोमायोसिस की डायग्नोस की गई है और आप सही इलाज ढूंढ रहे हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड कोई और डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।